चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आज हम लोग एकदम मज़ेदार एमसीक्यू सब सॉल्व करने वाले हैं। आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। देखिए क्या कहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी जो है ये कब मिला है ना, ये आपको किस घटना के बाद प्राप्ति हुई ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। प्लासी युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद के युद्ध के बाद, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद, संधि के बाद। तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है इसमें कौन थे, मुगल एम्पेरर जो थे वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय है ना, ये थे ग्रांटेड दीवानी राइट। शाह आलम द्वितीय जो है ये दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ये इसके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये हुआ था कब, ये 1765 में हुआ था। और ये बैटल ऑफ बक्सर देख रहे हैं, ये जब हुआ था उसके बाद ये ट्रीटी को जो है साइन किया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको मालूम है कि रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल सून आफ्टर दैट। डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव है वो लागू कर दिया कि जो भी मेन फंक्शन था, रेवेन्यू मैटर था, वो चला गया कंपनी के पास, और जो अदर फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का था वो चल गया नवाब के पास। तो ये कह लो कि जो मजबूती पावर और शक्ति जो रेवेन्यू का था वो सब अच्छा चीज़ वो कंपनी के हाथ चला गया, और जो देख रेख का मामला था वो चला गया नवाब के पास। तो ये तो बहुत बुरा हुआ था। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया। मुगल एम्पेरर शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड दीवानी राइट। जो मुगल एम्पेरर द्वितीय है उसके द्वारा वो दीवानी राइट दिया गया था। कंपनी ओबिटेन द लीगल राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार, ओडिशा। बंगाल, बिहार, ओडिशा जो है इसका उसको दीवानी राइट मिल गया था। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंपनी रूल, इसको कंपनी का आप रूल शुरू हुआ, ये भी आप मान सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, है ना। चलिए, जो दो शासन प्रणाली था उसको। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना। आसान सा क्वेश्चन है। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। चेम्सफोर्ड था, हार्डिंग था, लॉर्ड रीडिंग था, या इरविन था। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो करेक्ट इसका आंसर है वो आपको मालूम है कि चेम्सफोर्ड वायसराय था। द ट्रेजिक जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज वायसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। हर जनरल क्या है, डायर जो है ये रेजिनाल्ड डायर, जो भी इसका नाम है यार, रेजिनाल्ड डायर, ये ने शांतिपूर्ण और निहत्थी सभा जो थी, शांतिपूर्ण और निहत्थी सभा पर गोलियां बरसाने का क्रूर आदेश दिया था। जनरल डायर के ही आदेश पे ऐसा करा गया था। तो मैसेकर एक्टेड द प्रोफाउंड टर्निंग पॉइंट एंड द साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो इससे क्या क्या चीज़ बाहर आया, ये पहले तो आप 13 अप्रैल 1919 इसको आपको याद रखना है। दूसरा जनरल ओ डायर का डायर का नाम आपको याद रखना है। और उसके बाद जो एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि बैसाखी जो फेस्टिवल पंजाब में होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे।
है ना, और 3 तरफ से जो है वो घिरा हुआ था, बस एक ही तरफ से वो जगह ओपन था, मतलब भागने का कोई सुविधा नहीं था। जो लोग थे वहाँ एक कुआं था, जान बचाने के लिए उसमें कूदे थे, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों का मौत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है 1875 में बना था, ये आपको बताना है। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या फिर दारुल उल देवबंद, नदवतुल उलेमा। तो बताइए, जो 1875 में हुआ था ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, है ना, 1875 में। एम टू प्रमोट द मॉडर्न साइंटिफिक इंग्लिश एजुकेशन एमंग मुस्लिम के बीच जो है ये आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए इसको ओपन किया था। और एजुकेशन मॉडल वाज इंस्पायर्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। जो इसका पढ़ाई का व्यवस्था था ना वो इनसे मिलता जुलता था, ऑक्सफोर्ड से। इंस्टीट्यूशन लेटर इवोल्व द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। ठीक है, और अलीगढ़ मोमेंट, इट प्लेड क्रूशियल लीडिंग रोल इन हिस्टोरिक, अलीगढ़ मोमेंट भी हुआ था आपको पता है, उसमें ये अच्छा खासा रोल निभाया था। चलिए, हंटर कमीशन 1919, ठीक है, ध्यान में रखिए, हंटर कमीशन जो है अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू, ये क्यों अपॉइंट किया गया था? जो अपॉइंट ये किया गया था, सोचिए विचारिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर है वो आंसर ऑप्शन बी, जलियांवाला हत्याकांड का जो जांच था उसके लिए इसको अपॉइंट किया गया था, नियुक्ति किया गया था। इस समिति का औपचारिक डिस रिकॉर्ड इंक्वायरी कमेटी कहा गया, है ना। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी वाज पॉपुलरली नोन एज हंटर कमीशन 1919, लेटर मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट जालियांवाला बाग इंसिडेंट, सिविल अनरेस्ट पंजाब, और वाइल कमीशन क्रिटिसाइज जनरल डायर एक्शन, इट अवार्डेड नो पनिशमेंट। देखो, कमीशन ने तो उसको निंदा किया था, उसका क्रिटिसिज्म किया था कि भाई गलत किया, लेकिन उसके खिलाफ एट द सेम टाइम अवार्डेड नो पनिशमेंट। मतलब यही है कि एक बच्चा नहीं, एक इंसान है, वो गलती करता है, रेप या मर्डर करता है, तुम उनको क्रिटिसाइज कर दो, तुम भला बुरा कह दो, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दो, तो ये किस तरह की बात हुई? ये तो कॉलोनियल जो माइंडसेट है वो तो इसको दिखाता है। जो रेसिज्म है उसको वो उजागर किया कि ये सब का मानसिकता इन चीज़ों से भरी हुई थी। इन्फेरियोरिटी, ये जो इंडियन को जो ये नीचे निगाह से देखते थे, उन चीज़ों को ये दिखाता है। इंडियन लीडर वाइडली क्रिटिसाइज द इंक्वायरी एज कॉलोनियल वाइट वॉश। क्रिटिसाइज द इंक्वायरी एज कॉलोनियल वाइट वॉश। कॉलोनियल वाइट वॉश का मतलब यही हो गया कि ये एक तरह से कहिए कि ये दिखावटी काम ये किया। इन द प्रोटेस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर अनाउंस द नाइटहुड। इसके प्रोटेस्ट में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसको नाइटहुड का खिताब मिला था, ये उन्होंने वापस कर दिया कि भाई तू रख, मुझे नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? आपको बताना, आसान सा सवाल है। ये किस में किया गया था? 5 सेकंड का समय, आप सोच करके आंसर बताइए। जिसका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, ये क्या, माफ कीजिएगा, ये हिंदी नहीं होगा, मराठी में होगा। ये केसरी जो है, केसरी ये था मराठी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक, है ना,
मराठी में, और महारता जो न्यूज़पेपर था वो कौन में था, वो इंग्लिश में था। तो इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर को संपादित किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। वो एक केसरी जो मराठी में था और महारता जो कि इंग्लिश में था। चलिए, तो फेमस नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर केसरी वॉज एस्टैब्लिश बाल गंगाधर तिलक 1881, ये याद आप रख सकते हैं। 1881 मराठी लैंग्वेज अवेकन मास कॉन्शियसनेस एंड तिलक द महारता, देख सकते हैं महारता, ये इंग्लिश में था। एंड बोथ जनरल बिकेम द हाईली इन्फ्लुएंशियल वेपन ऑफ कल्टिवेटिंग रोबस्ट एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 5 सेकेंड की आपके पास समय है, सोचिए और बताइए। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये किया गया था, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। करेक्ट आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में किया गया था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड गोखले एस्टैब्लिश टू ट्रेन सिटीजन टू डेडिकेट देयर लाइव्स टू सोशल सर्विस। जो यूथ थे, है ना, उनके लिए ये करा गया था कि ठीक है, आप इनमें इनका ट्रेनिंग होगा, जो अपना वो लाइफ को डेडिकेट कर सकेगा, उन चीज़ों में समर्पण कर सकेगा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सामाजिक कार्यरत को देश सेवा के लिए प्रकाशित करने हेतु की गई थी। चलिए, तो इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 1 सेकंड, हाँ देखिए, इसका तो आंसर आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो लाहौर सेशन जो है 1929 का, ये किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेमस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये किन चीज़ों के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, और आपके पास 5 सेकेंड का समय है, सही उत्तर आप इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज। 1929 में आपको मालूम है लाहौर सेशन ये किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था, जवाहरलाल नेहरू इनको जो है अध्यक्षता किए थे। और पूर्ण स्वराज का इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिमांडेड, कांग्रेस के द्वारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, और इसको रिजॉल्व टू सेलिब्रेट, और 26 जनवरी 1930 जो है इसमें इसको 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इसको सेलिब्रेट किया गया था। ऐसा रखा गया था कि ये इंडिपेंडेंस डे होगा। द सेशन इफेक्टिवली पेव द पाथ ऑफ लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है ना, ये पाथ को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर ही इसको समझ, गवर्नर, किस गवर्नर जनरल ने, हाँ ये सही है, गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ये मतलब था, मैं समझा देता हूँ, हिंदी में थोड़ा ये अलग लिखा हुआ है कि अगर उसका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है, उसका सन नहीं है, तो उसको हड़पा जा सकता था। तो ये किसने लाया था, ये आपको बताना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको कहा जाता है, और जिसका कोई अधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी, उसको उसके आधार पर ले लिया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डलहौजी। कौन क्या था, डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। और डलहौजी आपको मालूम है ये 1848 तक, ये
ये इनका जो कार्यकाल था डलहौजी का 48 से ये 52 तक था, है ना, या 48 से शायद ये 56 तक था। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। जो डू और डाई था इनका, ये स्लोगन किसने दिया था, आपको बताना है। करो मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। क्विट इंडिया की मोमेंट जो क्विट इंडिया मोमेंट जो था 1942 में, उस समय ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला, गांधी जी, है ना, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, इसका पहला प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है कि यह कौन था। क्वेश्चन नंबर 130 का आप 2 से 3 सेकंड का समय लीजिए, इसका मन ही मन आप उत्तर कीजिए, और जब मैं इसका सही उत्तर देता हूं तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ चूक कर रहे हो, है ना। तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन देख सकते हैं 1920, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है वाज फाउंडेड इन 1920, 1920, ये आप याद रख सकते हैं। लाला लाजपत राय जो है उसका प्रेसिडेंट, और उसके बाद चमन लाल जो है, चमन लाल, ये कौन थे, सेक्रेटरी, सचिव थे, है ना। एनएम जोशी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। national labor pioneer एनएम जोशी was first जनरल सेक्रेटरी। तो ये चमन लाल भी सेक्रेटरी ही थे एक बार। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी कौन थे, तो इसमें एनएम जोशी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है ना। यहाँ आप चमन लाल कर सकते हैं जनरल सेक्रेटरी। जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे, वो चमन लाल थे, ना कि एनएम जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड इंटीग्रेटेड वर्किंग क्लास, तो इसको आप लोग काट दीजिए, ये गलत लिखा हुआ। चलिए, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली रेटिफाइड, ऑफिशियली जो है रेटिफाइड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है ये ऑफिशियली इसको कब एडॉप्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लाहौर 1929, कराची अधिवेशन, लखनऊ, नागपुर। जो सही उत्तर है उसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है, ये मैंने पीछे भी डिस्कशन किया है, वो लाहौर हो जाएगा, है ना। जिसको कौन अध्यक्षता इसमें किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की। पूर्ण स्वराज का इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया था, और इसको सेलिब्रेट क्या किया गया था कि 26 जनवरी 1930 जो है ये इंडिपेंडेंस डे होगा, और इसी में जो है इसको रखा गया था कि ये सिविल डिसोबीडियंस में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये मार्ग प्रस्ताव किया था। Who was the founder of ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। 5 सेकंड का आप समय लीजिए, मन ही मन उत्तर कीजिए, है ना। और इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राजा राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, मैं भी नहीं हूँ बच्चा। राजा राधाकांत देव एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है जो कि मैंने पहले ही बताया, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एकदम 2-3 बार बोल करके याद कर लीजिए। इट वाज क्रिएटेड मर्जिंग लैंडलॉर्ड सोसाइटी
बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये लैंडलॉर्ड सोसाइटी को और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपको बताना है, ये किसके टाइम में हुआ था, कौन से गवर्नर जनरल थे, है ना। समय लीजिए 2-3 सेकेंड का, बताइए मन ही मन। जो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रिपन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में देख सकते हैं, लॉर्ड रिपन के टाइम में ये हुआ था, है ना। इट प्रपोज द अलाउ इंडियन जज, जो इसमें क्या था कि इंडियन जज जो है ना वो यूरोपियन जब उसके ट्रायल में यूरोपियन जो अफेंडर्स थे, क्रिमिनल्स थे, उसमें इंडियन जज पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो इंडियन है वो इन्फीरियर है और वो इंडियन जज उसमें उसको पनिशमेंट अवार्ड नहीं कर सकते थे। एक रेसिस्ट बिहेवियर था ये, ठीक है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है ये उसको दिखाती है। तो ये था कि इसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था रिपन के टाइम में। इनका ये कहना था कि नहीं, इंडियन जज भी ट्रायल में हो सकता है अगर यूरोपियन वहाँ कोई हो तो। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या थी कि इसका पुरजोर विरोध हुआ यूरोपियंस के द्वारा, है ना, तो इसको वापस ले लिया गया था। तो यही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 134 का क्या है, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876 जो है ये आपको बताना है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन किसने करा था स्थापना इसका। जो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। 2 सेकंड का आप समय लीजिए और बताइए। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये इंडियन एसोसिएशन 1876 के स्थापना करने वाले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोगों ने पहले ही इसका डिस्कशन कर लिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य इसमें से ऐसा है जिसपे ये लागू नहीं होता है। लागू नहीं होने वाला राज्य पे आपको बताना है। सतारा, झांसी, नागपुर, हैदराबाद। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। मनी मन आप बताइए और मुस्कुराइए, सही होता है तो। जो हैदराबाद है ये इस पे लागू नहीं होता। सतारा इसमें था, झांसी भी था, नागपुर भी था, है ना, लेकिन ये नहीं था। ऑप्शन डी जो है हैदराबाद was never annexed via doctrine of lapse. It was protected through status of Lord Wellesley subsidiary alliance system. सतारा, झांसी, नागपुर was annexed due to lack of। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, है ना। चलिए, हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, मैं अब थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा इसको, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो भाई दादा भाई नौरोजी हो जाएगा मित्रों। चलिए, दादा भाई नौरोजी देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी 1901 में। ग्रैंड ऑलमेंट इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रैंड ऑलमेंट, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको मालूम है, धन के निष्कासन का जो थियरी था ये दादा भाई नौरोजी ने ही इसको भी दिया था। चलिए, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन विथ चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, बारदोली और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चंपारण सत्याग्रह से, दांडी मार्च से। जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दांडी मार्च। अगला प्रश्न जल्दी से देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, फाउंडेड इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। जगह का नाम आपको बताना है।
तो सबको मालूम है, आसान सा क्वेश्चन है। 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और जगह कौन सा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये भी प्रश्न आते हैं कई एग्जामिनेशन में। तो सिविल सर्वेंट एओह्यूम, ये इसके लीडरशिप में हुआ था। 72 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और WC बनर्जी जो था पहला प्रेसिडेंट वो थे, WC बनर्जी। चलिए, फटाक से फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन एट। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू होता है? दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से, लखनऊ से, है ना। ये आप देखो तो ये 1857 की बातचीत हो रही है। इसको सावरकर लिखते हैं कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको वो बोलते हैं 1857 के रिवोल्ट को। तो आपको बताना है ये कहाँ से शुरू हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है ये। मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, मेरठ 10 मई 1857 सिपाही म्यूटनी यहाँ हुआ था। चलिए, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिवाइव्ड रॉयल एसेंट। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृत रॉयल कब मिली थी? 1947, 1947, 1950। ये मैंने उसका डेट नहीं पढ़ा। 18 जुलाई, 15 अगस्त, 3 जून, 26 जनवरी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट कब मिला था? तो रॉयल एसेंट जो मिला था दोस्तों वो 18 को मिला था, है ना। 18 जुलाई 1947 को ये मिल गया था। ठीक है, तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो करेक्ट आंसर था वो है 18 जुलाई 1947। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग चलते हैं। टोटल हम लोगों को 50 तक आज करना है, तो उनमें से हम लोग ऑलरेडी 140 तक सॉल्व कर चुके हैं। हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन आप लोगों के साथ कर दिया है दोस्तों। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का लेखक और ये प्रतिपादन करने वाला, निष्कासन करने वाला, धन का निष्कासन करने वाले जो थियरी है, इसको किसने दिया था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज दादा भाई नौरोजी, है ना। चलिए, मन ही मन आप लोग उत्तर कीजिए, हल्ला नहीं करना, चुपचाप। गवर्नमेंट के परीक्षाओं, सरकारी परीक्षाओं का तैयारी करना, किसी को बोलना नहीं है ना। बोल के शोर नहीं करना। कोई कुछ पूछे कि भैया क्या कर रहे हो, तो उसको बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं, आए थे ऐसे पटना घूमने के लिए, तो यहाँ दोस्त सब अच्छे मिल गए तो रहना शुरू कर दिए, अभी कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं किए, जब नौकरी हो लग जाए तब सामने आना, ऐसे नहीं, पहले नहीं आते समझदार लोग। विच गवर्नर इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। चलिए, बात हम लोग नहीं करते हैं, ये बताइए अस्थाई बंदोबस्ती परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कौन से वो गवर्नर थे? आसान सा क्वेश्चन है, सबको मालूम है। हाँ, किसी को तो नहीं भी मालूम होगा, जिसको नहीं होगा वो मुस्कुरा रहा होगा, भैया तो बोल रहे हैं सबको मालूम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्नवालिस 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में था, है ना। तो देखो, परमानेंट था, उसके बाद रैयतवारी था और महलवारी था। परमानेंट, रैयतवारी, रे लिखा हूँ इसको, ये शॉर्टकट में महलवारी को मैं लिखा हूँ। तो देखो 1793 में ये तो बंगाल में था, है ना। और ये रैयतवारी जो था ये आप मद्रास में, ठीक है, मद्रास में ये, और महलवारी ये पंजाब में था। ठीक है भैया, चलो समझ में आ गया, याद हो गया। कुछ तो सोच रहे होंगे मुझे तो पहले से याद था, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करवाते हो। चलिए, कोई बात नहीं, रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो किसी को नहीं पता है। कभी हल्का क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम में, आमतौर से सिलेक्शन इसलिए हमारा नहीं रुकता है ताकि हम टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए।
सिलेक्शन इस वजह से रुकता है जो कि हल्का था, जो और स्टूडेंट कर लिए और रिवीजन की वजह से आप छूट गए थे। तो ये मतलब प्रॉब्लम होता है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का प्रोक्लेमेशन एक्ट, आज़ाद हिंद सरकार प्रांतीय सरकार की स्थापना घोषणा कहाँ की गई थी? रंगून, सिंगापुर, टोक्यो, बैंकॉक, ये सारे ऑप्शन बताइए भैया। हाँ हाँ मित्रों बताइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मालूम है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, आजाद हिंद 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए दशहरा का तिथि याद रख लीजिए, 21 अक्टूबर। सिंगापुर में हुआ था, है ना। और जर्मनी जापान का इसको रिकॉग्निशन भी मिला था कि जर्मनी और जापान जो थे उस टाइम आगे, हाँ कोई नहीं मान रहा है, मैं मान रहा हूँ, उठा उठा के पटकूंगा जिसको, जो मान्यता नहीं देगा उसको, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, है ना। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्यों? बताइए आप लोग, मनी मन उत्तर इसका कीजिए। हल्ला नहीं करना, जोर शोर से नहीं बोलना, लोगों को नहीं सुनाना, ईयरफोन में सुनो, है ना। आवाज मेरा अच्छा है ना? कमेंट करना यार, बड़ी मेहनत से आवाज निकालता हूँ। तो हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इज सिग्निफिकेंट, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। 92 वाला में ये था मित्रों कि इसमें इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो ये ऑप्शन बी है ना, विधान परिषदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत ये 1892 में हुआ था। चलिए मित्रों देख सकते हैं, हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HSRA का क्या है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, ये सारे आपके विकल्प है। और आपको 7 करोड़ का आंसर देना है, 7 करोड़। हाँ, बताइए कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी। चलिए 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रिवोल्यूशनरी फोर्सेस। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 1906 क्या है भैया? 1906 में क्या हुआ था यार? द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फेमस फॉर, 1906 में क्या हुआ था? कुछ तो बताओ। नहीं सर, कुछ तो हुआ था, मुझे याद आ रहा था। याद आ रहा, बता दो क्या होता है फिर, मनी मन सोच करके। मनी मन सोचो, गलत भी बोलोगे तो कोई देखने थोड़े नहीं चाहता है। तो इसका एडॉप्शन ऑफ स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव अपनाना, ये है ना। स्वदेशी बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, ये सब चीजें जो है बाइकॉट, इसमें स्वदेशी पे ये जो है इसको एडॉप्ट किया गया था। स्वराज, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, इन सब चीजों पे था। 1906 दादा भाई नौरोजी वाज रिस्पेक्टेड, वाज प्रिजाइडेड। तो हाँ एक चीज और याद रखते, ये 1906 में दादा भाई DDB, दादा भाई जो है वो इसको प्रिजाइड किए थे, है ना। और इसमें भी लोचा ये था कि इसमें लोचा ये था कि दादा भाई नौरोजी को करना पड़ा था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मॉडरेट लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि अपना अपना कैंडिडेट वो अपॉइंट करे। लेकिन स्पिरिट तो हो जाता, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो 1906 में ही कारण बच गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी प्रिजाइड कर लिए थे। और उसको दादा भाई नौरोजी को दोनों ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम नरम दल जो है दोनों सम्मान करते थे, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का तिथि आपको बताना है कि भैया बताओ ये कब शुरू हुआ था। तो हल्का सा प्रश्न है भैया, चलो 1878 में किया था, बता देता हूँ, किसी को बताना मत, बस इतना कृपा करना। 1878 में हुआ था। चलो एक काम और करो,
इसका नाम बता दो, ये किसके टाइम में हुआ था? गवर्नर जनरल का प्रोटेस्ट एक्टेड इवेंचुअली किसके टाइम में हुआ था, और किसके टाइम में इसको रिमूव किया गया था? वो तो रिपन के टाइम में, किसके टाइम में हुआ था वो तुमको कमेंट करना है ना? चलो, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो किसने किया था? जल्दी बताइए भैया, आसान सा प्रश्न, 7 करोड़ का आपके सामने। चलिए, सो दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सिंह। चलो बताओ, है ना? सर मुझे याद था, मैं भूल गया। भूल गए? अरे नहीं भूले हो, ठीक से ध्यान लाओ। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। हाँ, ये तो मुझे मालूम था सर। हाँ, मुझे भी मालूम है। 1828 लेटर ब्रह्मो समाज, ठीक है। स्ट्रांगली अपोज, ये पॉलीथिज्म, जो बहुत अनेक देवी देवताओं का पूजा करते हो उसका विरोध किया था। जो मूर्ति पूजन था उसका भी विरोध किया था। कास्ट सिस्टम का विरोध किया था, जो जातिगत व्यवस्था है, कई चीजों का व्यवस्था। तो राजा राम मोहन राय, उसको फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ क्या बोला जाता है? एनलाइटनमेंट। हाँ, ये भी तुम लोग याद रख सकते हो। चलो, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड, इसका रद्द कर दिया गया था। एनोल्ड, खत्म कर दिया गया। पार्टीशन वार्टीशन को हटाओ भाई, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, है ना? तो ये कब करा गया था? 1911 में कहा हटाओ यार, जाने भी दो, तो ये इसको खत्म कर दिया गया था। कंट्रोवर्शियल पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज ऑफिशियली एनोल्ड, 1911 में। तो ये हो गया था। दिल्ली दरबार भी हुआ था इसमें। किंग जॉर्ज 5, दिल्ली दरबार और किंग जॉर्ज 5, ये दोनों को याद रख लो। अनाउंसमेंट वाज मेड बाय, किसके द्वारा ये किया गया था कि खत्म करो? जॉर्ज 5 जो है दिल्ली दरबार में, इसके द्वारा किया गया था। करेंटली colonial capital British India was shifted from कलकत्ता to दिल्ली। तो ये इस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली को चुन लिया गया था। कहा कि रहने दो, अब कलकत्ता में हम लोग बहुत रह लिए, अब चलेंगे हम लोग दिल्ली, वहां पर होगा अब मजा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड। चलो बताओ क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 मुख्य रूप से क्या लागू करता? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध प्रणाली, डायरकी या पहली मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन और संघीय प्रणाली। देखो, प्रांतीय स्वायत्तता जो आया था ये तो 1935 में आया था ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये 1935 का एक्ट का था। पहली बार मुसलमानों के लिए ये मोर्ले मिंटो 1909 में था, और संघीय ये फिर 1935 में संघीय व्यवस्था था। जो बच गया हमारे पास ये हो गया डायरकी एट प्रोविंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो अगला। हाँ, खत्म हो गया। चलो यार, मजा आ गया, खत्म हो गया। तो एक बड़ा सा थैंक यू तुम लोगों के लिए, देखते हो मेरे वीडियो को और चुपचाप निकल के चले जाते हो, लाइक तो कोई करते नहीं हो। कोई बात नहीं, लाइक भी कर दिया करो, पैसे तो नहीं ही मांग रहा हूँ लाइक करने का। ऑब्वियसली आई एम हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर बेटर, रिवाइज बेटर। सो आप सब मेरे भाई समान हो। एंड देन टेक केयर एंड बाय बाय। और जो लड़कियां हैं वो बहन समान। नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूँ।